केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देखी फिल्म द केरल स्टोरी। अनुराग ठाकुर ने अपनी पत्नी के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी है और इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान है वो ये कि फिल्म बहुत बड़े षड्यंत्र को बेनकाब करती है। द केरल स्टोरी का विरोध करने वाले आतंकवाद का करते हैं समर्थन, ये कहा है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। The state governments who have failed to take action against such people. The things which are happening in Kerala on the part of central government, what sort of initiative and what sort of probe and what is needed to actually stop these things to happen in the future? See, as of now, if I have to say, you must go and watch the movie and you will see how girls are lured to get into this and finally they work on the agenda of IS and they become a tool of these terrorists. The state governments who have failed to take खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक हुआ, उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ इस तरह का काम ना हो। और अब बात कर्नाटक के चुनाव की। कर्नाटक के सियासी रण के लिए जारी चुनाव प्रचार आज थम गया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हुई। अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन चुनावों में कड़ी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी दंगल में पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक में कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, बजरंगबली और अब संप्रभुता के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। पिछले चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। बाद में कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से सरकार गिर गई और बीजेपी ने इस्तीफा देकर आए कांग्रेस विधायकों के साथ कर्नाटक में सरकार बनाई। अब बीजेपी किसी भी तरह कर्नाटक में अपनी सरकार को बचाए रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में वापसी कर खुद को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करना चाहती है। सोनिया गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई। सोनिया गांधी के भाषण में इस्तेमाल संप्रभुता शब्द की शिकायत की गई है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट की भी शिकायत की गई है। कांग्रेस के इसी ट्वीट के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में सोनिया के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में सोनिया गांधी के कर्नाटक चुनाव पर दिए गए उस बयान का जिक्र किया था जिसमें सोनिया गांधी ने कर्नाटक की संप्रभुता को खतरा नहीं होने देने की बात कही थी। साथ ही कर्नाटक की अखंडता की रक्षा करने का वादा किया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आरोप है कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने संप्रभु शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है।
बीजेपी का आरोप है कि झूठ की राजनीति करके कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतना चाहती है। और सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा आरोप लगाया है। सोनिया और कांग्रेस ने भारत को कभी एक राष्ट्र नहीं माना है, कहा अनुराग ठाकुर। कांग्रेस ने साजिश के तहत कर्नाटक के लिए अलग झंडा भी लाया था। कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक ध्वज के नारे का उपहास उड़ाया था। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये तमाम आरोप अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी पर लगाए। कांग्रेस पार्टी पर कर्नाटक के लोग कांग्रेस का गेम प्लान फेल करेंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने कमीशन, बजरंगबली के बाद संप्रभुता के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश की है। सोनिया गांधी के बयान पर पीएम मोदी के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सिलसिलेवार ढंग से प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट में लिखा कि सोनिया जी आपने कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र कर कांग्रेस की भारत तोड़ने वाली साजिश का खुलासा कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को उस अलग झंडे की भी याद दिलाई जो तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया के एक फैसले से जुड़ा है। सीएम रहते सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लिए अलग झंडे को दी थी मंजूरी। मार्च 2018 में सिद्धारमैया ने बकायदा ध्वज का अनावरण किया था। झंडे को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजने की बात कही थी। सिद्धारमैया ने इस झंडे को नाद ध्वज नाम दिया था। हालांकि इस झंडे को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन सोनिया के संप्रभुता वाले बयान के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को इसी झंडे की याद दिलाने की कोशिश की है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर पीएम मोदी का हमला। रॉयल फैमिली ने कर्नाटक की संप्रभुता की बात की। कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में ऊपर तक, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कर्नाटक की संप्रभुता के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव पर सोनिया गांधी के एक बयान को ट्वीट किया, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे और कर्नाटक के सम्मान और अखंडता की रक्षा करेंगे। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें, जिस पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? पीएम ने कहा कि कोई देश आजाद हो तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ऐसे में कर्नाटक की संप्रभुता की बात कहकर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो कर्नाटक को भारत का हिस्सा नहीं मानती। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पार्टी पर हमला। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ था, यह कहा है अमित शाह ने। मुस्लिम आरक्षण हटाकर किया सामाजिक न्याय। चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर रही है कांग्रेस, यह आरोप लगाया अमित शाह ने। देखिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। और मैं मानता हूँ हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है इस संविधान सहमत है। सरकार ने स्टेक होल्डर से भी चर्चा की है, चुने हुए विधायकों से भी चर्चा की है और समाज के आगेवानों से भी चर्चा की है, सोशल लीडर से भी चर्चा की। ये सब कर कर अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसके अंदर हमने रिजर्वेशन के अंदर कुछ लिमिट्स तय किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी अब इंटरनेशनल साजिश की बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी विकास, महंगाई और रोजगार की बात नहीं करते। कर्नाटक की चुनावी रैलीज में प्रियंका गांधी बार बार प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक के विकास के मुद्दों पर चर्चा की चुनौती दे रही हैं। प्रियंका गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री विकास, महंगाई और रोजगार की बात नहीं करना चाहते। कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई,
आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। प्रियंका गांधी चिकपेट और विजयनगर में रोड शो कर रही हैं। ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के बयान पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन का शिकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। नड्डा जी, कर्नाटक में चुनाव का आज आखिरी दिन है प्रचार का, आप आज के डेट में कैसे असेसमेंट करते हैं कर्नाटक चुनाव को, अब जबकि आज 5 बजे सब चुनाव प्रचार बंद हो जाना है? देखिए, मुझे बहुत उत्साह दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उमंग है। लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए हम बड़े आराम से हाफ वे प्लस यानी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और लोग बहुमत की सरकार देने के लिए हमारे को आतुर हैं। कांग्रेस अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कर्नाटक में सोवरेनिटी की बात कही है, जो एक तरह से इस राज्य की में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश है। आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करने वाले लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी एक मानसिक दिवालियेपन से, एक मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। कर्नाटक में वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने पैसे बांटने का वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस के जमीर अन्ना के लिए नोट बांटने का आरोप है। क्या कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पैसों का खेल शुरू हो चुका है? क्या यहाँ मतदाताओं को पैसों के बल पर खरीदा जा रहा है? बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक वीडियो के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया। आरोप कांग्रेस पर है कि कांग्रेस उम्मीदवार जमीर अन्ना को वोट देने के लिए लोगों को पैसे बांट रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ महिलाओं को जमीर अन्ना को वोट देने के लिए पैसे बांट रहे हैं। इस वीडियो में कार्यकर्ता जमीर अन्ना का नाम ही ले रहे हैं और पैसे बांटते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की बात कह रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालविया ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी ट्वीट किया। मालविया ने सवाल किया है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। मालविया ने यह भी लिखा कि कांग्रेस कर्नाटक को एटीएम बनाने पर तुली है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अभी लोगों को पैसे दे रही है और चुनाव जीतने के बाद पैसों की वसूली भी करेगी। जमीर अहमद खान कर्नाटक के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वो इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। सरकार के 9 साल पर सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी मंत्रालयों से उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया है। 9 मई तक सभी मंत्रालयों को रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। कामकाज के 3 पॉइंट पर सभी मंत्रालयों को रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि इसी महीने मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने के मौके पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी मंत्रालयों से जो रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है उसमें विभाग को 9 साल का लेखा जोखा देना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि 2014 से लेकर अब तक काम को लेकर क्या प्रगति हुई है। सभी मंत्रालयों को अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देना होगा। मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि सभी मंत्रालय उपलब्धियों का ब्यौरा एक तय फॉर्मेट में देंगे। कल 9 मई तक सभी मंत्रालयों को ब्यौरा जमा करना है। मंत्री मोदी सरकार से पहले और अब के हालात बताएंगे। पार्टी की ओर से पूरे देश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। लिहाजा मंत्रालयों को 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां भी बतानी होंगी। फ्लैगशिप योजना में प्रगति की जानकारी देनी होगी। इसमें 2014 से पहले और अब तक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। बीजेपी 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें सांसद अपने क्षेत्र में जाकर योजनाओं की जानकारी देंगे। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के नारों की गूंज के बीच आज नागपुर में बजरंगियों को त्रिशूल की दीक्षा दी गई और धर्म की रक्षा करने का संकल्प दिलाया गया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने बजरंग दल के बहाने बजरंग बली का मुद्दा खूब उछाला। कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस अब बजरंग बली को कैद करना चाहती है। इसी सियासी वार पलटवार के बीच नागपुर में आज 1100 बजरंगियों को त्रिशूल की दीक्षा दी गई। इन्हें त्रिशूल बांटे गए।
इस कार्यक्रम में सदस्यों को धर्म, संस्कृति, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौवंश रोकने की दीक्षा दी गई। इस मौके पर बजरंग दल के सदस्यों ने कांग्रेस पर हमला बोला। चुनाव आ रहे हैं, तब ये एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस देश का बहुसंख्यक समाज ये सब देख रहा है और इसका नतीजा उन्हें जल्दी कांग्रेस पार्टी को दिख जाएगा। इस दीक्षा कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को भी त्रिशूल दीक्षा दी गई। कांग्रेस के पदाधिकारी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को समझना है तो बजरंग दल के 7 दिन के शिविर में आप आइए। आपको बजरंग दल की सारी एक्टिविटीज़ पता चलेंगी कि बजरंग दल क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को हमारे का निवेदन है कि वो कृपा करके हमारे 7 दिन के शिविर में आए और बजरंग दल की एक्टिविटीज़। यूपी निकाय चुनाव में कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया। कानपुर में डिंपल यादव ने हुंकार भरी। यूपी में भले ही लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव कितने मायने रखते हैं इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में जायस में चुनाव प्रचार किया। स्मृति ईरानी अमेठी से ही सांसद भी हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी के 4 निकाय सीटों पर चुनाव प्रचार किया। स्मृति ईरानी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोड शो में स्मृति के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ नजर आए। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि यूपी निकाय चुनाव एसपी बीएसपी को साफ करने का चुनाव है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा क्या करती थी। पर्व त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। बाराबंकी की चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने ये बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि इन चुनावों में सपा बसपा का सफाया हो जाएगा। सीएम योगी ने ये बयान अखिलेश यादव के उस बयान का जिक्र करते हुए दिया, जिसमें अखिलेश यादव ने यूपी निकाय चुनाव को कूड़ा उठाने का चुनाव बताया था। आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। सीएम योगी बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ लिया जाता है। पंजाब के अमृतसर में शनिवार के बाद आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। आज फिर धमाका हुआ है। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि विस्फोटक को कंटेनर में लगाकर धमाका किया गया। अमृतसर में शनिवार के बाद आज एक और धमाका होने से हड़कंप मच गया। इस बार धमाका हेरिटेज स्ट्रीट के बाहर हुआ, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। मौके पर एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। कोई भी सानू ट्रिगरिंग मैकेनिज्म या डेटोनेटर नहीं मिला हैगा मौके ते जिस तो इंज जापता हैगा कि किसी कंटेनर दे विच एक्सप्लोसिव मटीरियल रख के जिहड़ा हैगा वो एक्सप्लोजन किया गया है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि शनिवार को हुए धमाके की जांच में पता चला कि विस्फोटक मेटल के केस में था और पुलिस ने मौके से मेटल के कई टुकड़े भी बरामद किए हैं। जांच में इस बात की भी आशंका जताई गई धमाका पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल करके आईडी के माध्यम से किया गया। अमृतसर में लगातार 2 धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसीज की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने बताया था कि शनिवार को चिमनी फटने की वजह से धमाका हुआ। इतना ही नहीं, धमाके के बाद इलाके को फोरेंसिक जांच के लिए सील भी नहीं किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता रहे थे हम किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये फिल्म देखी और इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल ने ये बड़ा फैसला लेते हुए केरला स्टोरी को बैन कर दिया। द केरल स्टोरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कई राज्यों को अपने दायरे में ले चुका है।
तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान और केरल तक इसकी धमक महसूस की जा रही है। तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्स संगठनों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग नहीं करने का फैसला किया है। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की धमकी दी है और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। मैं मांग करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री जी से कि इस पर बैन लगाया जाए, इस पर इमीडिएट बैन लगाए इस मूवी पर। बेंगलुरु में जेपी नड्डा ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा कि फिल्म में साइलेंट आतंकवाद का जिक्र है। हम सब जानते हैं कि बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज होती है। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। खास बात यह है कि केरल में भी कुछ मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार कर दिया है। केरल में सिर्फ 22 स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जा रही है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी जहां पुरजोर तरीके से इस फिल्म का समर्थन कर रही है, इस फिल्म की स्क्रीनिंग कई जगहों पर कराई जा रही है, वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर लगा दिया गया है बैन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। फिल्म आपको झकझोर कर रख देती है, वास्तविकता पर एक प्रकाश डालती है कि कैसे भारत की बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, प्यार के जाल में फंसाकर एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जाता है जहां से वापस मुड़कर नहीं देखा जाता। और ये बेटियों को मोहब्बत के रास्ते वहां पर ले जाते हैं जहां पर आपके देश के प्रति काम करने के लिए कहते हैं। और वैश्विक आतंकी संगठनों की ये जो सोच है और सोची समझी साजिश है, उसका हिस्सा भविष्य में बेटियां ना बने, तो फिल्म बहुत जागरूक करती है। हर परिवार को देखनी चाहिए, क्योंकि उसको तो जरूर देखनी चाहिए जिसकी बेटी यहाँ पर है। कैसे उनके आसपास एक ताना बाना बुना जाता है और उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जाता है जहाँ पर शुरू में तो दिखता है कि जन्नत जा रहे हैं, बाद में जहन्नुम में पहुँचाया जाता है। और एक कहीं ना कहीं दिखता है कि ये बहुत सोची समझी साजिश है जिसके कारण हज़ारों बच्चियाँ इसमें फंस गई हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है, और TV9 भारतवर्ष पे मैं तो कहना चाहता हूँ कि हज़ारों बच्चियों को इस रास्ते पे फंसाया गया, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर पर्दा डालने का काम किया। मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या आप आतंकवादी संगठनों के साथ हो जो ऐसी सोच रखते हैं, या आप उन बेटियों के भविष्य को बचाने के लिए इस तरफ हो? क्या भविष्य में बेटियों के साथ ऐसा ना हो तो आप क्या फिल्म को प्रमोट करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे? लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। देखिए, जब भगवान राम को काल्पनिक बता दें, बजरंग बली पे सवाल खड़ा कर दें और कर्नाटक को एक सोवरेन स्टेट बताने की बात सोनिया गांधी जी स्वयं करें, ये बीजेपी नहीं बोल रही है, ये कांग्रेस पार्टी ही बोल रही है। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां ही आज तक ये केरल स्टोरी की जो असली कहानी है उसके ऊपर पर्दा डालती रही। ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन लोगों ने न जाने कितनी हजारों बेटियों को इस रास्ते पर जाने पर रुक सकता था, इनकी सरकारों ने कार्रवाई नहीं की। अब फिल्म के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको भी एजेंडा के तहत रुकवाने के लिए कोर्ट जाते हैं, बयान देते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ये आतंकवादी संगठनों के साथ हैं? और दूसरा, क्या भविष्य में भारत की बेटियों के साथ एक खुलवाड़ ना हो तो उसको रुकवाने के साथ हैं? सर, खबर ये भी आ रही है कि बंगाल में मूवी पे बैन लग गया है। ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, खास तौर पे एक तरीके से अटैक, जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स के दौरान भी इसी तरीके की विरोध के शब्द आए थे निकल कर बाहर, और एक बार फिर से केरला स्टोरी के दौरान इस तरीके से बातों का निकल के आना, कैसे देखते हैं? देखिए, काश बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेटियों बहुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगती। ममता बनर्जी जी वो तो कर नहीं पाई। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं, और उनकी सरकार मूक दर्शक बन के बनी रहती है। लेकिन जब किसी फिल्म के माध्यम से उनको जागरूक करने का काम चलता है कि उनके आसपास ऐसा घट रहा हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे जाल में ना फंसें, तो वो करने की बजाय उसको बैन करते हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मैं आशा करता हूँ ममता जी को सद्बुद्धि भगवान और दे और ये बैन को हटाए और बंगाल के लोग भी फिल्म को देख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनुराग ठाकुर थे जो साफ तौर पे बता रहे थे जिस तरीके से बंगाल में द केरला स्टोरी पे बैन लग गई है।
देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सुन रहे थे। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिल्म एक बड़े सामाजिक मुद्दे को लेकर जागरूक करती है, इसलिए वो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की सरकार ने जो फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन किया जाएगा, उस पर भी अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।